मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। आज हम लोग समास से प्रश्नोत्तरी करेंगे और यह समास की मैराथन होगी। समास से बनने वाले जितने भी सब प्रश्न होंगे उनको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और इसमें कठिन से कठिन और सरल से सरल प्रश्न रहेंगे, क्योंकि पेपर की कठिनता को देखते हुए हम समास से प्रश्न करेंगे। उसमें प्रश्न सरल भी रहेंगे और कठिन भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे समास। समास किसको कहा जाता है, समास को समझ लेंगे। समास कितने प्रकार का होते हैं, यूपी टेट में कितने प्रकार के समास पूछे जाते हैं तो और सी टेट में। सबसे पहले हम समास के बारे में समझ लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं समास। समास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समास सम अष्ट प्लस घय बराबर समास है तथा सम अष्ट और घय प्रत्यय से निर्मित है। समास का निर्माण होता है अर्थात समास बनता है। और समास किसे कहते हैं, अनेक पदानाम एक पदीय भवनम समास, अर्थात अनेक पदों को एक पद हो जाना समास कहलाता है। अर्थात अनेक पद को मिलाकर एक पद का निर्माण कर देना ही समास कहलाता है। और समम समास, सम समम समास अर्थात संक्षेपीकरण को समास करते हैं। अर्थात बड़े से शब्द को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना ही समास कहलाता है। और समास का अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद, जैसे दो या दो से अधिक पद क्या हुआ, जैसे राम और कृष्ण, ये दो पद हैं, दो नाम हैं, तो इनको मिला देने, परस्पर एक मिला देने पे एक नया तैयार हो जाएगा। जैसे राम कृष्णो, राम और कृष्ण, और जो लगा है उसको हम लुप्त कर देंगे, अर्थात वह उसको हटा देंगे वहाँ से, तो एक नया शब्द बन जाएगा राम कृष्णो। तो उनके बीच की विभक्तियां भी लुप्त हो जाएंगी और उसमें और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। और विभक्ति लुप्ते यत्र तदस्त्र तद अर्थस्तु प्रतीयते पदानाम च पदम च समास सो अभिधीयते, अर्थात जहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे दशरथस्य पुत्र, दशरथ का, बीच में का आएगा लेकिन उनको लुप्त करके हटा दिए हैं, फिर भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हम उसको देख पा रहे हैं कि ये दशरथस्य पुत्र, अर्थात इसमें का लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का रूप बन रहा है। तो ये विभक्ति कौन सी हो रही है, षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति जो का लग रहा है, तो दशरथस्य पुत्र, वो का को हटा दे रहे हैं, फिर भी दशरथ पुत्र, अर्थात ये समझ में आ पा रहा है कि यह दशरथ के पुत्र के बारे में बता रहा है। इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस विभक्ति का लोप हुआ है, अर्थात विभक्ति को वहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है उदाहरण, पीतम अम्बरम जस्य स। पीतम मतलब पीला, अम्बरम मतलब वस्त्र, जस्य स पीले वस्त्र को जिसने धारण किया है, पीले वस्त्र को जिसने धारण करता है उनको पीताम्बर कहा जाता है। पीताम्बर पीले वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात पीले वस्त्र को कौन धारण करता है, श्री कृष्ण, तो उनको पीताम्बर कहा जाता है। ऐसे विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है लेकिन शब्द तो वही रहते हैं, उनके सब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। समास के तो मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें वरदराज ने इनको यूपी टेट में तो 6 प्रकार के समास पूछे जाते हैं, लेकिन वैसे ही 5 प्रकार के समास होते हैं। तो आइए उनको विस्तार से हम देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज ने समास के 5 प्रकार बताए हैं। समास पंचधा, अर्थात वरदराज जी ने, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है, वरदराज, और वरदराज जी ने समास को पंचधा बताया, अर्थात समास 5 प्रकार के होते हैं।
किंतु यूपी टेट में समास के 6 भेद बताए गए। अर्थात जब भी यूपी टेट में परीक्षा में समास पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 6 प्रकार का लिखना चाहिए। और समास और 6 प्रकार कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। पहला है बेभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास। ये छठवां है बहुब्रीहि समास। ये पहला है बेभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। तो इसमें तत्पुरुष के भेद को ही तत्पुरुष से कर्मधारय बनाया और कर्मधारय से द्विगु बनाया। इसके लिए ये 6 प्रकार के हो जाते हैं। तत्पुरुष से कर्मधारय बनाया और कर्मधारय से द्विगु समास बनाया। इसका देख लेते हैं, नीचे दिया भी है। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी में किसमें कहा गया है? भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखा गया जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें कहा गया है कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है। अर्थात तत्पुरुष से ही कर्मधारय निकला है, अर्थात और कर्मधारय से ही द्विगु समास, अर्थात तत्पुरुष से कर्मधारय निकला है और कर्मधारय से द्विगु समास को बताते। अतः इनके अनुसार समास 4 प्रकार का ही होता है। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास 4 प्रकार के। वरदराज जी के अनुसार समास पंचधा। वरदराज जी ने समास को 5 प्रकार बताए हैं और भट्टोजी दीक्षित ने समास को 4 ही प्रकार बताए। और जो कि हमारे यूपी टेट में समास 6 प्रकार के पूछे जाते हैं, तो हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यूपी टेट वालों के लिए और सी टेट वालों के लिए समास 6 प्रकार का होता है। तो आइए अब प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ कि अब समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए, इसमें पहला है परार्थाभिधान क्या है? वृत्ति है कि विग्रह है कि कारक है कि क्रिया है? तो परार्थाभिधान एक वृत्ति है। अब वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम क्या? प्रतिपादिक है, कारक है कि विग्रह है कि क्रिया है? तो विग्रह। फिर यहाँ से देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भूतपूर्व में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव है कि शुभाशुभा समास है? तो इसमें भूतपूर्व में शुभाशुभा समास है। अधिहरि का लौकिक विग्रह क्या होगा? हरि अधि, हरि सु अधि, हरि डस अधि, हरि अम अधि। इसमें ऑप्शन नंबर और राइट होगा, हरि डी अधि। समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा क्या है? नपुंसक है कि अव्ययी भाव है कि उपसर्जनम है कि उपसर्ग है? तो समास में प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जनम, अर्थात प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है। नेक्स्ट, उपकृष्णम में उप का अर्थ होता है, जो कि यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि उपकृष्णम में उप का अर्थ क्या होता है? विभक्ति है कि समृद्धि है कि अत्य है कि समीपम है कि अत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। उप मतलब उप ये अव्यय है, तो अव्यय उपकृष्णम में उप का अर्थ है, उप मीन्स समीप होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। और उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास है। और नीचे है माद्राणाम समृद्धि का समासिक पद होगा मद्रम, मद्र समृद्धि कि सुमद्रम कि सुमद्रयाम? तो इसमें माद्राणाम समीपम का इसमें समृद्ध सुमद्रम, अर्थात ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें माद्राणाम समृद्धि का समासिक पद होगा सुमद्रम। और सुमद्रम इसका अर्थ क्या होता है? मद्र देशवासियों की समृद्धि, अर्थात यहाँ पे लिखते हैं मद्र देशवासियों की समृद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्वैनम में कौन समास है? कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि अलुक है कि अव्ययी भाव? ये भी दूर मतलब दूर, इसमें अव्यय दूर है। वनम
दुर्वनम में अव्ययभाव समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छिकाणाम अभाव का समासिक पद होगा मासिका भाव, निर्मच्छिकम, निर्मच्छिकाणाम, निर्मच्छिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, निर्मच्छिकम, अर्थात मच्छियों का अभाव है, यहाँ पे निर्मच्छिकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति हिमम में अति अव्यय का अर्थ होता है समीप, समृद्धि, अभाव, अत्य। तो अति हिमम में अति शब्द का अर्थ होता है अत्य। और आगे देखते हैं, आगे विष्णु पश्चात क्या होगा। विष्णु पश्चात मतलब पश्च विष्णु होगा कि अनुविष्णु होगा कि अंत विष्णु होगा कि अनुविष्णु होगा। तो विष्णु पश्चात अनुविष्णु होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई अनुविष्णु मतलब विष्णु के पीछे पीछे जाना, उनके पीछे चलना। तो इसमें अनुविष्णु राइट होगा। प्रत्यय अर्थम में समास है केवल समास, अव्ययभाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो प्रत्यय अर्थम में अव्ययभाव समास है, इसमें प्रति उपसर्ग लगाकर फिर अर्थम का निर्माण किया गया है, इसलिए अब अव्ययभाव समास है। प्रति उपसर्ग आता है प्रत्यय अव्ययभाव। शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका समासिक पद होगा यथाशक्ति, यथाशक्तिम, यथाशक्ति, अनतिक्रांत शक्ति। तो इसमें शक्ति अनतिक्रम्य यथाशक्ति होगा। हरे सादृश्यम, स हरि में समास विधायक सूत्र है अव्ययभावे च कले, अव्ययभावश्च, अव्ययभाव, अव्यय विभक्ति समीपम, समृद्धि वेद अर्थाभाव, ऐसे करके चलता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर अव्ययम विभक्ति समीपम, समृद्धि वेद अर्थाभाव, अत्य, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा अनुपूर्वव्यम योगपद सादृश्य संप्रति साकल्य अंत वचनेषु, ऐसे करके इसमें लिखा जाता है। इसलिए इसका डॉट डॉट दिया है, इतना बड़ा अव्ययभाव समास करने वाला ये सूत्र है। तो ये में पूछ रहा है कि हरे सादृश्यम स हरि में समासिक विधायक सूत्र क्या है, मतलब इस हरे स हरि कैसे बना है। तो स हरि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो इसमें इसका अव्ययभाव का ये सूत्र पूछ रहा है, तो सूत्र है अव्ययभाव का सूत्र मैं भी बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट है छत्राणाम संप्रति स छत्रम में स को स आदेश किस सूत्र से हुआ है। अव्ययम विभक्ति समीपम कि अव्ययभाव च काले से हुआ है, तृतीया सप्तम्य बहुलम से हुआ है कि अव्ययभाव से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, अव्ययभाव च काले से हुआ है। और नेक्स्ट है सचक्रम में अव्ययम का अर्थ क्या है, समृद्धि है, अत्य है कि योगपद है कि पश्चात है। तो सचक्रम में योगपद है। और नेक्स्ट है पंचगंगम में कौन सा समास है, द्विगु है कि अव्ययभाव है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व। पंचगंगम में अव्ययभाव समास होता है, जहाँ पे गंगा नदी और ऐसे मतलब जो गंगा और नदी से ऐसे संबंधित प्रश्न होते हैं, उसमें अव्ययभाव समास को लगाया जाता है। भले वह संख्या से ही शुरू क्यों न हो, उसमें कभी भी द्विगु समास हम नहीं करेंगे। वह संख्या से शुरू होता है लेकिन पीछे नद्यम गंगम है, नद्यम रहेगा, गंगम रहेगा, तो इसमें अव्ययभाव समास होगा। और बाकी सब अर्थों में संख्या से जो शुरू होते हैं उनमें द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वयोर मुनियो समाहार द्विमुनम, यहाँ कौन सा समास है। द्वियमुनम जैसे नदी और गंगा, जैसे गंगा एक नदी का ही नाम है, जैसे सरस्वती नदी, यमुना नदी, ऐसे करके जब नदियों का नाम आता है भले वो संख्या से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसमें अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ भी वही शब्द पूछ लिया कि द्वियमुनम समाहार, द्वियमुनम में कौन सा समास है। तो द्वियमुनम मतलब दो तो दिया है, संख्यावाची तो है, लेकिन इधर पे नदी का नाम दिया है। कौन सी नदी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी का नाम दिया है कि द्वियमुनम, तो इसमें अव्ययभाव समास होता है, न कि द्विगु होगा, अर्थात इसमें अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न है आत्मनि अधि का समस्त पद होगा अध्यात्मा, अध्यात्म, अध्यात्मम, अध्यात्मनि। तो आत्मनि अधि में अध्यात्मन
समष्ट पद उसका अध्यात्मक होगा। नेक्स्ट है उपसर्जम में समासांत प्रत्यय क्या है? तो उपसर्जम में टच प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है उपराजम में टी का लोप किस सूत्र से होता है? तो नसश्च रियः नस्तदिते अव्यभाव सत् प्रवृत्तिभ्य। तो इसमें नस्त तदिते टी का लोप हुआ है। नस्त तदिते टी संज्ञा, अर्थात नस्त तदि उपराज्यम में नस्त तदिते से टी का लोप किया गया इस सूत्र से। मतलब ये सूत्र लगाकर से इसमें टी का लोप करके बना है। तत्पुरुष यह कैसा सूत्र है? विधि है, परिभाषा है कि नियम है कि अधिकार है? तो तत्पुरुष एक अधिकार सूत्र है। अब कृष्ण श्रीतः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष कि तृतीय तत्पुरुष कि चतुर्थी तत्पुरुष कि षष्ठी तत्पुरुष? तो कृष्ण श्रीतः में द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब किसके साथ द्वितीयांत का समास नहीं होता है? श्रित में, पतित में कि भय में कि प्राप्त में? तो भय में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुलया खंड। संकुलया खंड में समास विधायक सूत्र कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन है कर्तिकरणेश कृता बहुलम तत्पुरुष तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने सहसुपा। तो इसमें तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से संकुलया खंड में समास बना है। हरित्रातः में समास विधायकम सूत्र कौन सा है? सहसुपा तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तिकरणे कृता बहुलम तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, कर्तिकरणे कृता बहुलम। तो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन नख भिन्न में कौन सा समास है? ये मेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नख भिन्न में कौन सा समास है? तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो मेरा कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। आज फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी क्वेश्चन करेंगे और हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जय हिंद।